हाँ सिंह साहब, देखो अभी आपने जो कॉल किया जी तो मेरी भविष्य की, मेरे जीवन की चिंता व्यक्त किया आपने मेरे प्रति, सम्मान भी व्यक्त किया आपने, और मेरी जी भावनाओं का आदर किया। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसका आपने रेस्पेक्ट किया, समर्थन किया। इससे ये तो जी पता बिल्कुल। चलता है कि मैं समाज के प्रति कम से कम गद्दार नहीं हूँ। नहीं करो, देखिए वो तो बात है, देखिए ऐसा है, कई बार देखिए हम कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, ठीक है, जी तो उसमें 19-20 हो सकता है, मतलब, लेकिन गद्दारी अलग चीज है। बिल्कुल ठीक है। मैं भाई, मेरे को बोलने दो थोड़ा ठीक है सा, ना? आप पूरा बोलिएगा, हाँ मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ। जी जी और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हर जी आदमी अपना सोचने का तरीका अलग होता है, विवेचन करने का तरीका होता है। कोई आदमी गलत भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत हो सकते हैं, कोई और जी। भी गलत हो हाँ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में परफेक्ट कौन नहीं होता। कोई आदमी, नो वन इज परफेक्ट, ठीक है, कोई भी संपूर्ण रूप से जी पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। जी जी मैं जी कुछ जी जी बातें, जो आपने एक सवाल उठाया डीएनए वाला, उस विषय पे आता हूँ बिल्कुल पूरा। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये बात पूरी क्लियर हो जाए। देखिए, जी मैं सबसे पहले तो बड़ी ईमानदारी से स्पष्ट कर दूं कि जी करीब करीब 2-2.5 हजार से एससी के लोग जो आज हैं, जिनको आप कुछ लोग दलित कहते हैं, कुछ वंचित कहते हैं, कुछ शोषित कहते हैं, कोई बहुजन कहता है, जो भी कहते हैं उनको आप, उन लोगों के जी द्वारा नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, जिसको आज हम सामाजिक न्याय की लड़ाई कह रहे हैं। जी यदि हम आज़ादी के बाद की या संविधान लागू होने के बाद की बात करें, तो मैं इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, सार्वजनिक रूप से भी और आपके माध्यम से भी, कि जी हमारे लोग, जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उन लोगों की स्थिति शुरू से ये रही है कि वो एससी वालों लोगों का हाथ भी पकड़ के नहीं चल रहे थे, और आज भी बहुत सारी जगह ये पोजीशन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मिशन जो है हमारे भाई एससी के भाइयों ने ही चलाया, और हम जैसे कुछ जी फुट लोग आ गए, थोड़ा बहुत कभी कांसीराम जी के सानिध्य से सीख लिया, या आप जैसे कुछ लोगों जी के माध्यम से सीख लिया और 2 शब्द बोलने लग गए, ये एक अलग बात है। अन्यथा जी बहुसंख्यक लोग मूवमेंट चलाने वाले एससी के ही लोग रहे हैं। जी ये भी मैं खुल के स्वीकार करता हूँ, मुझे इस बात में कोई भी जी संदेह नहीं है। ठीक है साहब। जी सर। जी सर। और जहां तक बात आती है मूल निवासी शब्द की, डीएनए की, मेरा ऐसा जी मानना है कि सबसे पहले तो इस मूल निवासी शब्द की या डीएनए की जरूरत ही क्यों पड़ी। मेरी बात को जी ध्यान से सुने आप, कहीं गलत हो तो आपको पूरा अधिकार है, बाद में मुझे बताइएगा। जी जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है, भारत के पूरे इतिहास में, मैं कोई इतिहास वेदता नहीं हूँ, जितना जानता हूँ, मैंने पहले ही कह जी दिया, यदि मेरी बात कोई नहीं समझ में आया मुझे समझाइएगा, कभी भी जी भारत के अंदर नस्लीय विभेद नहीं रहा। यानी नस्ल के आधार पर हमारे साथ में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, कोई अपमान नहीं हुआ। नस्ल के आधार पर जी हमारे साथ जन्म जातीय विभेद रहा है। जो वर्ण व्यवस्था जी है, उसमें जो व्यक्ति ने जिस वर्ण में, जिस जाति में जन्म ले लिया, उसी के आधार जी पर उसके विभेद रहा। ये सच है। जी हाँ बिल्कुल। मतलब कभी भी इसलिए हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया कि आप इस देश के हैं और हम विदेशी हैं, या आप विदेशी और हम देश के हैं, बल्कि भारतीय व्यवस्था के अंदर आज की तारीख की बात करें तो कोई गोरा दिखाई देता है तो उसको बड़े रेस्पेक्टेड तरीके से देखा जाता है, उसके प्रति बड़े सम्मान का भाव होता है। हम जी जी हाँ, अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जहाँ पर निग्रो हैं, उनको उनके रंग से ही पहचान लिया जाता है, और उनको वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, विभेद होता है उनके साथ में। ठीक है साहब। जी तो भारत के अंदर मैं नहीं सहमत हूँ इस बात से कि भारत में मूल वंश के आधार पर कोई भेद होता है। इसलिए हमारे देश के अंदर इस बात के लिए मूवमेंट चलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि मूलवासी कौन है, मूल निवासी कौन है, या विदेशी कौन है। केवल मात्र एक अपवाद यदि इसमें है तो वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो अपने आप को इस देश का सबसे बड़ा हितचिंतक बताने की कोशिश करता है। वो मुसलमानों को विदेशी नस्ल का बता करके इस देश का गद्दार और दुश्मन घोषित करने के असफल प्रयास करता रहता है, जिसके कारण 2002 में सरेआम कत्लेआम किया गया गुजरात के अंदर। उनका एक राजनीतिक एजेंडा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको भी आप उनकी शक्ल देख के नहीं पहचान सकते, या तो दाढ़ी टोपी से पहचान सकते हो, दाढ़ी टोपी नहीं हो तो आप शक्ल से ये नहीं कह सकते कि मुसलमान है। तो उनको भी आप मूल वंश या नस्ल के आधार पर कोई विरोध नहीं है। आपकी शक्ल मैंने नहीं देखी, मेरी आपने नहीं देखी, यदि हम देख करके ये नहीं कह सकते कि आप दलित हो और मैं आदिवासी हूँ। और ब्राह्मण भी हमारे यहाँ काले होते हैं, बनिया भी काले होते हैं, और हमारे यहाँ सफाई वाली जाति में भंगी जाति, चमार जाति, मीणा, भंगी, इनमें भी गोरे होते हैं सब।
हाँ तो मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर कभी भी नस्ल के आधार पर कोई विभेद है। मेरी मतलब इस भूमिका को आप थोड़ा सा याद रखें, मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ उसके आधार पर, ठीक है साहब? जी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिजीनियस पीपुल की बात कही है। अंग्रेजी में इंडिजीनियस पीपुल शब्द लिखा है उन्होंने उनके साहित्य में, जब भी लिखा है। और पूरे मैंने जितना पढ़ा है, मेरे से ज्यादा पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरा पढ़ना ही अंतिम नहीं है, इंडिजीनियस पीपुल का कहीं भी अर्थ मूल निवासी नहीं होता है। इंडिजीनियस पीपुल का अर्थ होता है स्वदेशी या एबोरिजिनल, यानी जो कायनात पैदा हुई है तब से इस धरती पर रहने वाले, या मूलवासी या धर्मपुर के लोग, यानी धर्म जब से पैदा हुआ तब से पहले जो लोग यहाँ रह रहे थे, यानी इस पृथ्वी पर जब से ये प्रकृति पैदा हुई तब से जो रहने वाले लोग हैं, दे कॉल्ड इंडिजीनियस पीपल। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, उसमें इंडिजीनियस पीपल का इस्तेमाल किया है। जब उसको डिफाइन किया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तब ये कहा है जिस देश के जो शुरुआत से रहने वाले लोग हैं, स्वदेशी हैं, जिनका वास्तव में वो देश है, वो उस देश के इंडिजीनियस पीपल हैं। भारत के संदर्भ में जब बात आई तो इंडिजीनियस पीपल यहाँ के भारत के आदिवासी मनाते हैं। आज तक भी इंडिजीनियस डे, एक भी उदाहरण बता दो कि किसी एससी के व्यक्ति ने कोई कार्यक्रम रखा हो और एससी के लोगों ने कहा हो कि हमारा ये विश्व आदिवासी दिवस को हम मना रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों किस व्यक्ति के दिमाग में आई कि विश्व आदिवासी दिवस को विश्व मूलवासी दिवस बना करके उसको पेश करने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा। मेरी पीड़ा क्या है आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा मुझे सुन लें पेशेंसली। मैं आपने प्रश्न पूछा, मेरी एक आदत है पूरे सवालों के उत्तर मिलने चाहिए। जो उत्तरों से भागते हैं वो लोग झूठे होते हैं। सवाल कभी गलत नहीं होते हैं। आपको सवाल के उत्तर नहीं आते तो साफ कह दो भैया मेरे से नहीं आता है, और या फिर सवाल का जवाब दीजिए। तो मूलवासी शब्द वास्तव में सही है, आदिवासी शब्द सही है, और अच्छा शब्द यदि कोई यूज किया जाए तो वो शब्द है जो एक किसी दलित चिंतक ने एक किताब लिखी है, उसमें मैंने पढ़ने को मिला, बहुत लिखा है उन्होंने, क्योंकि साहित्य सारा दलित भाइयों ने लिखा है, हमारे लोग कुछ लिख ही नहीं पाए, कुछ किया ही नहीं हमारे लोगों ने। उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, आदि निवासी। आदि निवासी, हाँ, मतलब आदि निवासी शब्द लिख, मतलब आदि काल से जो निवास करने आए ना वो, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो उसके लिए अंग्रेजी में एबोरिजिनल शब्द यूज किया गया है। और मूल निवासी शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश का एसडीएम आपको जारी करेगा। मैं तो हरियाणा, मैं हरियाणा का हूं, वैसे दिल्ली रहता हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं तो आपको। यदि आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा का अधिकारी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर देगा, हरियाणा की नौकरी। नहीं सर, वो निवासी लिखते हैं ना वहाँ पे, तो रेजिडेंट लिखते हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ, मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है वो, बोनाफाइड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। सर उसमें देखिए फर्क है ना, एक तो निवासी, एक तो वो हम जो डोमिसाइल बनवाते हैं उसमें निवासी लिखा जाता है, भाई इतने साल से ये वहाँ का निवासी है। हाँ, नहीं, या जन्म से, या जन्म से। हाँ, ओके, जन्म से ही वहाँ का निवासी है। सर्टिफिकेट को राज्य सरकार की नौकरियों में मूल निवासी प्रमाण पत्र के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। तो सर नहीं सर, यही है ना, जहाँ मेरे मूल लग गया ना, निवासी में और मूल निवासी में फर्क हो गया ना सर। मैं वहीं आ रहा हूँ भाई, सुनिए मेरी बात। और कोई भी आदमी 10 साल किसी राज्य में रहने के बाद वहां का मूल निवासी हो जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक निवासी की परिभाषा दी गई है, उसको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। उसके मुताबिक जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय जो लोग यहाँ रह रहे थे वो सब इस देश के निवासी हैं। ठीक है साहब? निवासी है ना सर? ठीक है, निवासी शब्द ही बोल रहा हूँ मैं मूल नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अब मूल निवासी और निवासी में क्या फर्क है? जैसे हरियाणा के आप हो तो आपने कहा हरियाणा के आप मूल निवासी हैं, मैं जाकर हरियाणा में रहने लग जाऊं 2 पीढ़ी बाद 4 पीढ़ी बाद मेरे बच्चे रहेंगे तो भी ओरिजिनल कहाँ के कहलाएंगे? वो राजस्थान के। वो वहाँ के मूल निवासी हो सकते हैं, वहाँ के मूलवासी नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एबोरिजिनल नहीं हो सकते, वो वहाँ के मूल निवासी बन जाएंगे। वो जैसे मैडम सोनिया गांधी भी आज भारत की मूल निवासी है, उसके पास भी मूल निवासी प्रमाण पत्र है, बट वो मूलवासी नहीं है भारत की। नहीं, मूल निवासी कैसे हो सकते हैं? मूल निवासी सर्टिफिकेट है उनके पास में भारत का, क्योंकि डिफाइन ये किया गया है वो। सुनिए डिफाइन ये किया गया जो भारत का नागरिक है वो भारत का मूल निवासी है। अच्छा, देखिए हम कानून से शासित होते हैं एसएन सिंह साहब, उपकल्पनाओं से काम नहीं चलता है। वी गवर्न बाय द लॉ। नहीं, कल्पनाओं से नहीं, एविडेंस ही है। हमें साक्ष्य तथ्य इनके आधार पर बात करनी होती है।
तो आज हम संविधान की बात करते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ हम हमारी जो अवधारणा है, सोच है, उसको थोपना चाहते हैं लोगों के ऊपर। तो दो चीजें तो नहीं चल सकती ना। बात वहां आती है, बाबा साहब का जितना साहित्य है उसमें इंडिजीनियस पीपल का यूज किया है बाबा साहब ने, और इंडिजीनियस कोई व्यक्ति बनता है तो मैं उसके साथ खड़ा हुआ हूँ। आप यदि अपने आप को इंडिजीनियस पीपल कहते हैं तो, और आप यदि हैं तो खुशी की बात है, मैं भी आपके साथ इंडिजीनियस हूँ। लेकिन हर इंडिजीनियस संयुक्त राष्ट्र संघ ने, पूरे देश संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के देशों ने एक मत निर्णय लिया, और वो सब आदिवासियों के लिए इंडिजीनियस शब्द का उपयोग किया गया वहां पर। उसके लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारत में भी मनाए जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को मूल निवासी कहते हैं भारत के, उनमें से किसी भी व्यक्ति ने आज तक इंडिजीनियस डे नहीं मनाया, विश्व वर्ल्ड इंडिजीनियस डे। उन्होंने कभी भी विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाया। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट आदिवासी। और यदि वो हैं, पर मैं कहता हूं आप इंडिजीनियस हो तो अच्छी बात है, आप आदिवासी क्यों नहीं लिखते हो अपने आप को? क्या तकलीफ है यदि आप इंडिजीनियस है तो? एक मूल शब्द नया गढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो एक बेसिक बात हुई। अब मैं बात आता हूँ डीएनए वाली बात। तो जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया आपको कि नस्ल के आधार पर कोई भेद होता नहीं हमारे देश के अंदर, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। पर चूंकि किसी ने तथाकथित रूप से 42 पेज का कोई एक सर्वे जारी कर दिया, जिसके आधार पर घोषित कर दिया कि 85% लोगों का डीएनए एक है। यही है ना उसके अंदर? कोई नहीं सर, वो 21 नहीं 2000 खबर छपी, टाइम्स ऑफ इंडिया नेस्टर के नाम से रिपोर्ट छपी थी। वो जो भी छपी उसमें निष्कर्ष यही है कि ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का डीएनए अलग है, शेष लोगों का डीएनए एक जैसा है। यही है ना उसका अर्थ? आपस में मेल खाता, यही है सर, यही है ना। और 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को मान लिया। नहीं, मुझे उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा मान लिया, वो तो मेरे पास आज तक जानकारी नहीं आया। पहले व्यक्ति हैं जो मुझसे कह रहे हैं इस बात को। नहीं मेरे को एक तो मैंने वो निकाल ली थी। मुझे बताइएगा, मैं चाहूंगा। मैं देखो, मैं भी क्वेश्चन, मेरे को किसी मतलब है लड़का है, उन्होंने मेरे को बताया 2007 में मामला है। वो बताइए, और मैं पढ़ना चाहूंगा उसको, ठीक है सर? क्योंकि यदि मैं निकलवाता हूँ, उसकी कॉपी निकलवाता हूँ। उसकी मुझे ऑथेंटिक कॉपी चाहिए, क्योंकि ये जो आजकल क्या होता है सोशल मीडिया पे, लोग लाइनों को बीच में से गायब करके अपने विचार थोप देते हैं। जैसे आज मनुस्मृति में जो लिखा गया है, या रामायण में या गीता में जो लिखा गया है, वो बीच बीच में ब्राह्मणों ने अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें लिख दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल में निवेदन करूँ आपको, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था, उसको ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, इसलिए हम कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने बनाया। लेकिन आज जब संशोधन हो गए, तब भी हम कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने बनाया। यानी आज भी हम कहते हैं कि संविधान बाबा साहब का बना हुआ है। संशोधन के बाद तो बाबा साहब का नहीं है ना ये संविधान। और आज 100 संशोधन होने के बाद तो बाबा साहब का संविधान हो नहीं सकता, और कल 1000 संशोधन हो जाएंगे तब भी हम कहेंगे बाबा साहब का बनाया हुआ है। तो ये बाबा साहब के साथ अन्याय है। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, वो संविधान बाबा साहब का था। उसमें जरूरत के मुताबिक बाबा साहब ने एक संपत्ति का मूल अधिकार दिया था, जो 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने खत्म कर दिया उसको। यदि वो संपत्ति का मूल अधिकार रहा होता तो हमारी संपत्ति हमारे पास होती सारी की सारी। लेकिन संपत्ति को छीनने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए लोगों को ध्यान नहीं देते इन चीजों को। हम गीत गाते रहते हैं, संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। अरे संविधान वो बाबा साहब ने दिया, वो हमारा ग्रंथ था। आज तो उसमें जरूरत के मुताबिक जैसे जैसे संशोधन करके उस संविधान को ही पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के उसका सत्यानाश कर दिया है। वो रहा कहाँ? लेकिन हम कह रहे नहीं, बाबा साहब का संविधान है, जैसे कि ये कोई अमृतवाणी हो, ऊपर से आई हो, इसको मान लो संसद ने जो भी संशोधन, संसद क्या संशोधन करती है, कैसे संशोधन करती है, उन पे कभी अपन विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो मेरा इसमें ये कहना है, 2007 का जो जजमेंट यदि मैं पढ़ दूंगा और मेरी बात गलत है तो मैं उसको वापस ले लूंगा, लेकिन तब तक के लिए मेरी बात सुने। मैं 2007 का कोई जजमेंट मैंने नहीं पढ़ा, और थोड़ी देर के लिए मान लें आप कि मैं जो बात है वो बिना 2007 के जजमेंट को पढ़े बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, हम सब लोगों का ये मानना है कि शुरुआत के अंदर इनके शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जब भी हमारी वंचित वर्ग की या दलित वर्ग की महिला की शादी होती थी तो उसको सबसे पहले ब्राह्मण के घर ले जाया जाता था, और योनि पवित्रम संस्कार के नाम पर 7 दिन से लेकर के महीनों तक पंडित जी उसका उपभोग करते थे। ये सच है, जिसको अंग्रेजों ने कानून बना करके बाद में प्रतिबंधित किया था। और आज भी साउथ के कई स्टेट में सांकेतिक रूप से दुल्हन फेरे करवाने वाले, विवाह करवाने वाले, सप्तपदी करवाने वाले ब्राह्मण के घर जाती है,
और वो 7 कदम अंदर जाकर के वापस आ जाती है। आज सांकेतिक रह गया, वो सिंबॉलिक रह गया है। तो मेरा सवाल ये है सेन सिंह जी, आपके माध्यम से हमारे सभी भोले वाले लोगों से, कि जब वो पंडित जी 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, महीना भर के लिए उस दुल्हन को ले जाते थे नवविवाहिता को, तो उस समय न तो कोई कंडोम होता था और न ही उस समय कोई, न तो कंडोम होता था, गर्भ निरोधक कोई व्यवस्था नहीं थी उस जमाने में। ठीक है साहब, मैं आपकी आवाज थोड़ी मतलब भारी आवाज है या मतलब मैं दोबारा से बोल देता हूँ। जब पंडित जी शादीशुदा नवविवाहिता को अपने घर लेकर जाते थे और उसके साथ संभोग करते थे वो योनि पवित्र संस्कार के नाम पर, तो उस समय तो आज की तरह गर्भ निरोधक गोलियां होती थी। क्या थी? गर्भ निरोधक गोलियां तो होती नहीं थी उस जमाने में। नहीं, उस टाइम कहाँ थी फिर? और गर्भ निरोध के कोई तरीके भी नहीं थे महिलाओं के पास में। नहीं, उस टाइम तो ये चीजें थी नहीं। ये तो मान के चलें, जब वो पंडित जी के घर जाती थी तो गर्भवती भी होती होंगी। हाँ बिल्कुल होती होंगी। और जो बच्चे पैदा होते होंगे उनको ब्राह्मण अपना नाम तो देता नहीं होगा, वो तो हमारे ही घर में आके पैदा होते थे। नहीं, हाँ बिल्कुल अपना नाम नहीं देता था। वो नहीं होता था ना? हाँ यही होता था बिल्कुल। तो और ऐसा हमारे साथ सदियों तक हुआ है जी बिल्कुल। एक बात। नंबर 2, आचार्य चतुर्सेन का एक ऐतिहासिक उपन्यास है, आपने पढ़ा होगा, विद्वान आदमियों नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िएगा, जिसका नाम है गोली। क्या नाम सर? गोली, GOLI, गोली। गोली। अच्छा, आप क्या नाम? आचार्य चतुर्सेन का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आचार्य चतुर्सेन? हाँ जी। उसका नाम है गोली। उसमें आपको तथ्य मिलेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, और मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है, जहां जहां राजपूतों का शासन रहा है, चाहे जाट राजाओं का शासन रहा है, किसी भी सत्ताधारी शासन रहा है, उस राजा को एक अधिकार होता था कि वंचित वर्ग की, आम व्यक्ति की कोई भी बहुबेटी जो सुंदर लगती थी, उसको जितने दिन चाहे उतने दिन भोग करने के लिए वो ले जाते थे। और बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ये जानते हैं आप, राजस्थान के पास, हरियाणा से आप हैं तो आप जानते होंगे। और जब भी नवविवाहिता की दुल्हन आती थी तो सबसे पहले राजा के घर भेजी जाती थी वो। हाँ बिल्कुल। तो जब वो राजा उसको 2 दिन, 10 दिन या महीना भर रखता था, तब भी वही स्थिति होती थी। जो पंडित जी शादी कराने के बाद ले जाते थे, वो महिलाएं गर्भवती होती थी, गर्भ उनके पेट में पड़ता था और वो अपने पति के पास जाके जन्म लेता था, उसको वो पति नकार नहीं सकता था। दूसरी बात, ठीक बात है। और तीसरी बात सुनिए, आदिकाल से लेकर के और आज तक, महाभारत से लेकर के आज तक हमारे यहाँ पर विवाहेतर संबंध का यथार्थ रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, यानी कि शादी के बाद एक विवाहिता औरत से परपति का समागम होता रहा है। हाँ। जिसके लिए अकेली स्त्री जिम्मेदार नहीं है, संपूर्ण व्यवस्था जिम्मेदार है। महामानव बौद्ध के पास भी एक उदाहरण आया है, जिसमें बौद्ध के पास एक गांव में जाते हैं, वहां कोई एक औरत को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि वो चरित्रहीन है। तो महामानव बौद्ध ये कहते हैं कि भाई इस गांव के अंदर यदि सारे पुरुष चरित्रवान होते तो स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती थी। बिल्कुल। तो यानी कि महामानव बौद्ध के समय भी चरित्रहीनता थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विवाहेतर संबंध स्त्री और पुरुष के बीच में आदिकाल से रहे हैं, और विवाहेतर संबंधों में ये नहीं देखा जाता था कि स्त्री ब्राह्मण है, स्त्री बनिया है, वैश्य है या शूद्र है। वो किसी के भी संबंध किसी के साथ भी हो जाते थे, और उससे जो समागम से जो होता था, उससे भी गर्भ धारण होने की पूरी संभावना रहती थी जी। इन 3 उदाहरण जो मैंने दिए हैं आपको, इनके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें और हैं, उन पर मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। इन तीनों बातों के होते हुए क्या 5000 साल से हमारा DNA पवित्र हो सकता है? नहीं, हो तो नहीं हो सकता। 2,500 साल। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ये तो आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने मेरे से सहमति प्रदान की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए, मैं आपको दावे से कहता हूं, आगे बोल रहा हूं मैं, जो मेरी, और मैं थोड़ी कड़वा बोल रहा हूं, एक भी किसी गांव के अंदर आप DNA करवा ले, ब्राह्मण के घर में आदिवासी का बेटा मिल जाएगा, दलित का बेटा मिल जाएगा, दलित के घर में ब्राह्मण का बेटा मिल जाएगा, क्षत्रिय का बेटा मिल जाएगा। DNA रिपोर्ट बिल्कुल मिल जाएगा, ये बात तो है। अब आप ये बताओ, 92% DNA कैसे मिल गया 85% का? ये पॉसिबल है मेरी इन तीनों बातों को ध्यान में रखने के बाद? नहीं सर, इनका जो DNA है, अब बात ये है ना कि जो रिसर्च आया है,
मैं उस पर बात करूंगा, पहले मैं जो निवेदन कर रहा हूँ वो बताइए क्या है पॉसिबल है? पहले मैं देखता हूँ उसको ना देखता हूँ मैं 2007 वाला जो मिल गया मेरे को सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले मैंने जो निवेदन किया वो बताएं मुझे आप। हाँ नहीं ये तो है, वो तो हर किसी की आजकल तो वैसे भी मतलब पहले भी ऐसा था। भाई मेरे को तो ये बताइए क्या पॉसिबिलिटी है प्योरिफिकेशन की डीएनए की? नहीं प्योरिटी तो नहीं है सर, प्योरिटी की गारंटी ही नहीं है। अब आप बताइए फिर डीएनए कैसे मिल सकता है? फिर मेरी बात आप शायद सर्च कर रहे हैं, साथ साथ आप सर्च करना बंद कर दें 2 मिनट, मुझे ध्यान से सुन लें, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी जी। आप थोड़ा बाद में सर्च कर लेना, अपन बाद में बात कर लेंगे उस पर से, पहले इस बात को पूरी को अपन खत्म कर लें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मेरा सवाल ये है आज की तारीख में, पहली चीज तो मैंने कहा डीएनए की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव होता ही नहीं है। हमारा विभेद जो होता है वो जाति के आधार पर होता है कि भंगी के घर में पैदा हुआ, फलाने के घर में पैदा हुआ। अब आपको एक और उदाहरण बता रहा हूं मैंने एक स्टडी की है, आपको नाम गिना रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, कागज पेन ले लें। मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट झाबुआ, झाबुआ JHABUA, झाबुआ। एक मिनट, और JHAB बाद में लिख लिया, झाबुआ BUA, बुआ, झाबुआ जी। और गुजरात का डिस्ट्रिक्ट आनंद, नहीं सॉरी, पंचमहल, दाहोद जी। और मंदसौर मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का इसी से सटा हुआ डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा सर? बांसवाड़ा कौन सा बताया ना? डूंगरपुर बांसवाड़ा। ये वो बेल्ट है हमारा आदिवासियों का, जहाँ पर प्योर आदिवासी हैं, बहुत बुरी स्थिति है आदिवासियों की, और वहां पर 70-80% आबादी आदिवासियों की है। और इससे सटा हुआ ये एरिया गुजरात के अंदर दलितों का है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, वो मैं उनमें और गहराई में नहीं जाना चाहता। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर दलित आदिवासियों की जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर संघ के प्रचारक जाते हैं गांव के अंदर जी, और प्रचारक वहां जाकर के अपना एक झोपड़ा बनाते हैं, जैसे बिल्कुल हम गरीब बन के बैठे हैं और तुम्हारा अध्ययन करने आए, तुम्हारी सेवा करने आए यहाँ पर। और फिर क्या करते हैं, वो इतना करते हैं, जब उस गांव में सबसे सुंदर जिसकी लड़की होती है, बहुत खूबसूरत, उनके घर वो आना जाना शुरू कर देते हैं, उनको कुछ उपहार लेकर के जाते हैं। और फिर वो कोई खाने पीने के, बोला नहीं साहब हम तो सेवक हैं, प्रचारक हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमारा काम बस अपनी झोंपड़ी को खुद करना है, हमारी तो इतनी सेवा है, ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो तो झोंपड़ी की साफ सफाई करवा दिया करो कभी किसी से। तो वो बेचारे भोले वाले आदिवासी या दलित अपनी बहू बेटी को वहां साफ करने भेज देते हैं। और अंततः फिर कभी जाते हैं वो युवा लड़की के लिए, कभी ओढ़नी ले जाते हैं, कभी चुन्नी ले जाते हैं, कभी ब्लाउज ले जाते हैं, कभी पेटीकोट ले जाते हैं। अंततः वो लड़की उनके यहाँ झाड़ू बुहारी करने जाती है और फिर वो प्रस्ताव रखते हैं कि साहब आप चाहो तो आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकता हूँ। उनको बड़ी खुशी होती है कि हम दलित आदिवासी नीच लोग, उनको तो नीच बताया गया है ना, उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि हम तो शूद्र हैं, कि हम लोगों को ये ब्राह्मण और ये गुप्ता और ये ऐसा आदमी, या तो ब्राह्मण होते हैं या गुप्ता होते हैं, वैश्य होते हैं, ये शादी कर रहा है तो उनके लिए तो भाग्य खुल जाते हैं, जैसे सब कुछ मिल गया उनको। तो फिर वो 5 आदमी के बीच में उनको एक माला पहनाता है गुलाब के फूल की लड़की को, और अपने घर में रख लेता है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उसका भोग करता है खूब जम के। और जब वो लड़की गर्भवती हो जाती है, तब वो, ऐसे मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे हजारों केस हैं इस एरिया में जहां मैंने बताया। फिर वो वहां से कहता है कि कुछ समय के लिए मेरा ट्रांसफर कर दिया है, मैं वहां सेवा दूंगा और इस बच्ची को आप रखिए, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और इसको वापस ले जाऊंगा। फिर वो प्रचारक वहां कभी लौट कर नहीं आता है, वो बच्ची उस बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा किसी उपाध्याय का होता है, किसी गुप्ता का होता है, किसी शर्मा का होता है, किसी दुबे का होता है, किसी चतुर्वेदी का होता है, किसी त्रिवेदी का होता है, किसी चतुर्वेदी का होता है। वो उनके पास इतने भोले होते हैं, उसका अता पता भी नहीं लेते हैं कि वो आदमी कहाँ का था, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। संघ में जाकर बात करते हैं कि यहाँ फला नाम का आदमी रहता था, तो संघ की तरफ से बता दिया जाता है कि यहाँ इस नाम का कोई आदमी हमने डेपूट नहीं किया। फिर वो बच्चे को, उनकी माता पिता की ड्यूटी होती है कि अपनी बेटी का प्रसव कराते हैं, प्रसव पीड़ा के बाद वो बच्चे को जन्म देती है। फिर वो बच्चा यदि दलित है, चमार है तो चमार बन के, भंगी है तो भंगी बन के, मीणा है तो मीणा बन के, भील है तो भील बन के ही पैदा उसी परिवार में जन्म लेता है वो, और जन्म लेकर बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो SDM तहसीलदार के पास जाते हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। हेलो, हाँ जी, जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जब बात आती है तो वहां बात आती है कि तो गुप्ता जी का बेटा है, इसका जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। जी। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया बाद में, गुजरात का एक केस।
और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि बच्चे का केवल मात्र जन्म के आधार पर ही निर्धारण SC ST का नहीं होगा, वो व्यक्ति SC ST के परिवार में पालन पोषण भी SC ST की ही भांति हुआ, इसलिए ये SC ST है, इसको सर्टिफिकेट जारी किया जाए। जी, समझ गए मेरी बात? जी जी जी। तो अब ये DNA की जरूरत कहाँ पड़ी और मूल निवासी की जरूरत कहाँ पड़ी, मुझे तो ये बताओ। हम सारे वंचित लोग हैं, मैंने मोस्ट की बात करता हूँ, माइनॉरिटी, OBC, SC एंड ट्राइबल। हम मोस्ट हैं, इसमें बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक इस माने में हैं कि हम वंचित हैं, हम शोषित हैं, उत्पीड़ित हैं, अधिकारों से विहीन हैं। आप जबरदस्ती एक विवादास्पद स्टडी को ला करके और लोगों को क्यों बांटना चाहते हैं? आपसे मेरा मतलब पर्सनल नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो DNA रिपोर्ट जो भी आई है, उस DNA रिपोर्ट के बारे में मेरे कुछ सवाल हैं कि वो DNA की रिपोर्ट जिन लोगों ने बनाई, जिन लोगों का सर्वे किया गया, उनके नाम पते होने चाहिए। कैसा SN सिंह का लिया गया, डॉक्टर पुरुषोत्तम मीणा का वो लिया गया ब्लड, मतलब उन्होंने जो मेन ब्राह्मण हैं उनके लिए उनका सैंपल लिया होगा। मेन क्या होता है? किसी की भी पत्नी किसी के साथ भी सो सकती है, मेन कोई नहीं होता है। इन चीजों का आप भूल जाएं, इन चीजों का भूल जाएं। सर्वे वो होता है, मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी है, सर्वे की सिस्टम क्या होता है, सैंपलिंग सर्वे का। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अनपढ़ आदमी नहीं हूँ मैं। सैंपलिंग सर्वे में ये होता है कि केरल के गांव में जाकर लीजिए, एक जम्मू कश्मीर में जाकर लीजिए, एक बिहार में जाकर के लीजिए, एक झारखंड में लीजिए, एक छत्तीसगढ़ में लीजिए, और उनके नाम पते पूरे पब्लिश कीजिए आप कि इस आदमी का लिया हमने। और उसमें ये भी लिया जाए कि कितने लोगों के सैंपलिंग सर्वे फेल हुए, वो ईमानदार कितने थे सर्वे करने वाले, उनकी निष्ठा कितनी थी अपने समाज के प्रति, क्या वो बिके हुए थे या वो सच्चे थे। राजस्थान के अंदर एक संगठन ने, मैं मेरी बात कंप्लीट करने से पहले एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। राजस्थान के अंदर 5 लाख रुपए एक NGO को दिए गए, और उस राजस्थान के अंदर एक NGO को 5 लाख रुपए दिए गए, और उसमें ये कहा गया कि आपको ये सिद्ध करके देना है कि राजस्थान के गांव-गांव में आज भी मेला ढोने की प्रथा है जीवित। आज से करीब 15 साल पहले, 10-15 साल पहले, ठीक है साहब। 5 लाख रुपए दिए गए किस काम के लिए सर? कि राजस्थान में मेला ढोने की प्रथा आज भी है, सर पे मल रख करके ढोते हैं। और इसको आप प्रूव करके दीजिए इसको। तो आज राजस्थान के किसी भी गांव में मेला ढोने की व्यवस्था नहीं है हकीकत में जी। लेकिन 5 लाख रुपए के लिए उन्होंने गांव में एक एक आदमी को 1000 रुपए दिए, हरिजन को दस्तखत करवा लिए, कहा मेला ढोता हूं मैं, नाम पता ले लिया, और वो पूरी रिपोर्ट बना करके दे दी। और मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम पे या अटल बिहारी जी की सरकार के टाइम पे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर की मांग की गई भारत के द्वारा, तो वो रिपोर्ट जाकर रख दी वहां पे कि भारत के अंदर तो मानवाधिकारों की ये पोजीशन है। आपकी राजस्थान की एक NGO ने सिद्ध करके दिया है कि वहां मेला आज भी ढोते हैं, आपको काहे के लिए वीटो पावर चाहिए? ऐसे सर्वे होते हैं हमारे देश के अंदर। ये तो बात ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर DNA रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा वो DNA रिपोर्ट में कितने हजार लोगों को शामिल किया गया, उनके नाम पते क्या हैं? नंबर 1, DNA रिपोर्ट का सर्वे करने वाले कौन लोग थे, उनकी वस्तुस्थिति क्या है? वो जब पेड राइटर हो सकते हैं हमारे देश में, पैसे लेकर खबर लिख सकते हैं, तो पैसे लेकर के कोई आदमी, कोई बमसाद जी कौन है, उनके नाम से रिपोर्ट बनाई गई है, क्या वो झूठे नहीं बना सकते? जो 3 कारण मैंने बताए कि ब्राह्मणों के द्वारा योनि पवित्रम संस्कार, और राजपूत और क्षत्रियों के द्वारा हमारी महिलाओं को ले जाना, और विवाहेतर संबंध, इनके होते हुए भारत में DNA की प्योरिटी की कल्पना नहीं की जा सकती। उस स्थिति में वो 92% नहीं सर, एक चीज है ना सर जी, जो इनके जो ये नाजायज बच्चे पैदा हुए ना, वो तो जी नाजायज क्यों हुए? जायज होते हैं, शादीशुदा औरत के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं। नहीं सर सुनो तो सही। जैसे ठाकुर है, जो बिल्कुल सही, मतलब जो ठाकुर के घर में बच्चा पैदा हुआ ठाकुर का जी, तो उसका DNA तो नहीं जाएगा ना बाहर? नहीं, मेरी बात सुनिए, उसका तो वो बाहर कैसे नहीं गया? उनका बाहर कैसे नहीं गया? ठाकुर का बच्चे, मान लीजिए वो एक आदिवासी की लड़की को पकड़ के ले गए, अपने साथ डोली रखी, और वो बच्चा उसका गर्भवती हो गई वो औरत, तो वो आदिवासी के घर में जो बच्चा होगा। इन लोगों को तो पहले तो शूद्रों को कहाँ इतनी वो थी हिम्मत की, वो ठाकुर रानी के अपोजिट बोल रहा हूँ आपसे, मेरी दूसरी तरह से बोल रहा हूँ कि राजपूत हमारी लड़की को ले जाते थे, उसको 10 दिन रखते थे, वो गर्भवती हो गई, तो वो जो गर्भ में बच्चा पैदा होगा उसका DNA तो ठाकुर जैसा ही होना चाहिए। नहीं, उसका तो होना चाहिए, लेकिन इनका तो आपस में काफी भविष्य में यही दिखा था, इनका मेल थोड़ा आपस में मेल खाता है। इनकी नहीं बात है, मैं जो बोल रहा हूँ बताइए। वो तो ये कह रहे हैं 92% इनका मेल खाता है और 85% लोगों का आपस में मेल खाता है, तो हमारा 85% का कैसे मेल खाएगा जब योनि पवित्रम संस्कार के नाम पे बच्चे ये पैदा कर रहे थे? तो
नहीं उसमें मतलब उन्होंने सैंपल तो उठाया ही हुआ ना, नहीं तो ये क्योंकि आपकी आस्था है भाई, इंडिया गवर्नमेंट ने इंडिया ने ब्राह्मणों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। क्यों ऑब्जेक्शन उठाया? किसी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाने का क्या ये अर्थ होता है कि वो सब सही है? बाबा साहब की हत्या की गई, इस बात पर आज तक ऑब्जेक्शन नहीं किया गया, तो इसका मतलब बाबा साहब की हत्या नहीं की गई? नहीं वो तो हत्या तो हुई थी उनकी, लेकिन ऑब्जेक्शन किसने उठाया बताओ मेरे को? आज तक नहीं उठाया। आप तो परिनिर्वाण दिवस मनाते हो उनका। निर्वाण तो तब होता है जब वास्तव में वो आदमी मुक्त होता है बड़े तरीके से, जो बुद्ध धर्म के अंदर व्यवस्था बताई गई है उस तरीके से उसका प्राणांत होता है, तब उसको निर्वाण मानते हैं हम। लेकिन हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो इसका मतलब उनका निर्वाण मना रहे हैं हम। हर बार 6 दिसंबर को हम निर्वाण मनाते हैं। उनकी तो हत्या हुई है ना, आप मानते हो ना, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो इसका मतलब कोई भी किसी आदमी के द्वारा ऑब्जेक्शन नहीं उठाने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो सब सही है। कोई आदमी चोरी करता हुआ नहीं पकड़ा जाए, इसका मतलब वो आदमी चोर नहीं है। कोई आदमी जब तक हॉस्पिटल में नहीं जाए तब तक वो बीमार नहीं है। आप जांच करा के देखिए, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं उसके। चलो देखते हैं, अगर उसका यदि 2007 वाला मेरे को मिल गया ना, मैं आपको मुझे बताइए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे जो सवाल हैं इनमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है क्या? नहीं, आपका पर्सनल तो कुछ नहीं, कोई वो है ही नहीं। मैं तो एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक समाज की बात कर रहा हूँ कि इन 3 चीजों के होते हुए तो मेरा आंसर से सवाल ये है, आपका कोई पर्सनल बेनिफिट थोड़ी है इसमें कोई। मेरा सवाल ये है सिर्फ कि आप डीएनए के नाम पे क्यों जबरदस्ती समाज को बांटना चाहते हैं? डीएनए की जरूरत क्या है? जब हम वंचित हैं, हम मानते हैं हम वंचित हैं, पहले से ही मान रहे हैं हम। अब डीएनए की थ्योरी की जरूरत क्या पड़ी? वो इसलिए लाए गए, हकीकत में डीएनए क्यों लाया गया मैं आपको निवेदन करूं। बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, शूद्र कौन थे। उनके जो 21 भाग प्रकाशित हुए उसमें 13 नंबर का भाग है वो, उनमें उन्होंने सिद्ध किया है कि जो शूद्र हैं वो आर्यों के वंशज हैं। इनके आर्यों के। अच्छा जी। और हमारे जो भाई एससी के लोग हैं उन्होंने अपने आप को शूद्र मान लिया, जबकि 14वें भाग में वो लिखते हैं बाबा साहब कि आज जो जातियां अछूत हैं तथाकथित रूप से, वो शूद्र नहीं है। मतलब हम लोग क्या है, बाबा साहब का गुणगान तो बहुत करते हैं, जय भीम, लेकिन पढ़ते नहीं है बाबा साहब। राम राम करने से मोक्ष नहीं मिलता, जय भीम करने से मोक्ष नहीं मिलता, पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझती। बाबा साहब ने 13 नंबर में साफ लिखा है कि क्षत्रिय सूर्यवंशी आर्य लोगों को उपनयन संस्कार बंद कर दिया, जनेऊ धारण संस्कार, और उनको शूद्र बना दिया बाद में। और इनके ब्राह्मणों से बहुत युद्ध हुए और वही शूद्र थे। लेकिन 14 नंबर में वो लिखते हैं कि जो अछूत जातियां वर्तमान में भारत में रहती हैं, इनके इस बात में कोई प्रमाण नहीं है कि ये उन्हीं शूद्रों के वंशज हैं। लेकिन हमारे भाई कहते हैं कि हम तो शूद्र हैं, और फिर इनको तकलीफ होती है कि बाबा साहब ने हमें चूंकि शूद्र कह दिया और हम आर्य हो गए, आर्यों के वंशज हो गए, तो उस आर्य वाली थ्योरी को खत्म करने के लिए इस डीएनए रिपोर्ट को ला करके इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि हम इस देश के मूलवासी हैं। अरे आप वैसे ही सिद्ध कर दो रहे, झूठी रिपोर्ट क्यों लेकर के आ रहे हो? आपको रोक कौन रहा है? बाबा साहब का भाग 14 तो पढ़िए, जब पता लग जाएगा आपको कि आप हो कौन। हमारे यहाँ मैं फिर कहूंगा, पानी पानी चिल्लाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, राम राम चिल्लाते हैं, मोक्ष मिल जाएगा। हमारे देश में समस्या एक ही है, नरक का तो भय है और बैकुंठ की अभिलाषा है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप जरूर बताइएगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद साहब, जय भीम। ओके सर, जय भीम।